नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मेगा क्लास में। और आज आपके समक्ष मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो महत्वपूर्ण भी है, छोटा भी है और समझने वाला टॉपिक भी माना जा सकता है। तो ये टॉपिक कौन सा है? और यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता देती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग 2 टॉपिक्स में एक समान चलता है। कौन सा टॉपिक है? तो बात करते हैं आज की क्लास में अपन काल की। ये भी आपके छठी यूनिट में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और मैंने आपको कहा कि 2 टॉपिक्स में अपन इनको पढ़ते हैं। वैसे देखें तो काल है वो एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक में काम आता है। हिंदी व्याकरण पढ़े चाहे इंग्लिश व्याकरण पढ़े, अपन काल को देखते ही देखते हैं। और यहाँ पर यदि अपन क्रिया टॉपिक की बात करें तो क्रिया में अपनों ने क्रिया के भेद पढ़े थे, कर्म के आधार पर पढ़े थे। इसके साथ साथ काल के आधार पर भी क्रिया के भेद पढ़े थे। तो वहां पर भी काल टॉपिक है वो पूरा का पूरा पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिया काल के आधार पर परिवर्तित होती है, बदलती है। तो इसलिए क्रिया भी काल पर आधारित है और काल स्पेशली टॉपिक के रूप में भी सिलेबस में चलता है। तो आज अपन इसी टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही बात कि अपन जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें क्या, क्यों, कैसे, 3 चीजों को साथ में लेकर चलते हैं। तो काल क्या है देखते हैं। देखिए, क्रिया के घटित होने का समय जहां बताया जाए वहां काल माना जाता है। क्रिया के घटित होने के समय को ही अपन क्या कह सकते हैं? काल कह सकते हैं। अर्थात काल का दूसरा शब्द या काल का दूसरा शब्द समय ही हो सकता है। अब समय कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः काल का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो समय से ही लिया जाएगा। और समय किस आधार पर बढ़ता है? क्रिया के घटित होने के। तो कुछ तो ऐसी क्रियाएं होती है जो जारी समय से पहले घटित हो जाती है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो जारी समय में घटित होती है, और कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जो जारी समय के बाद घटित होती है। तो इस आधार पर समय को भी अपन धीरे धीरे बांट लेते हैं। आगे भागों में अपन विभक्त करके भी पढ़ते हैं। क्यों विभक्त किया जाता है? एक रोटी यदि आपको ऐसे कह दिया जाए कि बिना बाइट किए एक साथ खाना है, खा सकते हैं? संभव नहीं है। उसी प्रकार से काल एक है बहुत छोटा टॉपिक, परंतु भेद उपभेद यदि अपन देखें तो एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, जिसको एक साथ एक नजर में पढ़ना आसान नहीं है। तो इसलिए अपन इसको भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं? यहां पर अपन बात करेंगे काल के प्रकार की। तो परिभाषा अपनों ने देखिए, क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहते हैं, या फिर अपन सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि समय का ही दूसरा रूप क्या कहलाता है? काल कहलाता है। या समय का ही पर्याय क्या माना जाता है? काल माना जाता है। यदि अपन काल के प्रकार की बात करें तो काल को मोटे तौर पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। एक भूतकाल, एक काल कौन सा होता है? भूतकाल। दूसरा कौन सा होता है? वर्तमान काल। और तीसरे की यदि अपन बात करें तो तीसरा काल माना जाता है भविष्यत काल। तो इस प्रकार से काल को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इनको भी अपन अच्छे से देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि भाई काल होता क्या है, और इसके साथ साथ इस क्लास में अपन इन चीजों को भी क्लियर करेंगे कि भाई काल टॉपिक से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए, काल 3 प्रकार के होते हैं। अपनों ने देखा कि भाई 3 प्रकार के कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। यानी काल और काल के 3 भेद। भूतकाल,
उसके बाद वर्तमान काल, और उसके बाद तीसरा काल भविष्यत काल। भविष्यत काल। एक चीज और बता देती हूं, यहां पर आप यूं सोच रहे होंगे ये भी टॉपिक पढ़ने वाला है क्या, क्योंकि सामान्यतः हम यूं मानते हैं कि भाई भूतकाल में जो होने वाली घटना है उसके बारे में अपन जान ही लेते हैं कि भाई जो जारी समय से पहले घटना घटित हुई है उसे अपन भूतकाल की घटना कहेंगे, यानी वहां पर भूतकाल माना जाएगा। जारी समय में जो काम हो रहा है उसको अपन वर्तमान काल कह देंगे, और आने वाले समय में यदि कोई कार्य होगा तो उसको अपन भविष्यत काल कह देंगे। परंतु एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हिंदी में कोई भी टॉपिक सामान्य और आसान नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें आज आपकी क्लास में मिलने वाली है कि काल से संबंधित आपने वो चीजें देखी भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन बात करें भूतकाल की, तो इतना तो अपन जानते ही हैं, ये बात तो अपन अच्छे से जानते हैं कि भाई जारी समय से पहले घटित होने वाली क्रिया का समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जारी समय, यानी अब। जारी कौन सा है? वर्तमान। तो ये जो अब समय चल रहा है उससे पहले, जारी समय से पहले घटित होने वाली क्रिया का समय। अब जो क्रिया घटित हो रही है उससे पहले जो क्रिया घटित हुई थी उसके समय को ही अपन क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और यदि अपन वर्तमान काल की बात करें तो जारी समय में घटित होने वाली घटना, या जारी समय में घटित होने वाली क्रिया ही लिखते हैं अपन। तो जारी समय में घटित होने वाली क्रिया का समय क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। तो जारी समय में घटित होने वाली क्रिया का समय, जारी समय का मतलब अब जो क्रिया घटित हो रही है, अब ये जो क्लास चल रही है, तो अपन यूं कहते हैं कि भाई हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी में काल टॉपिक की क्लास चल रही है, तो जारी समय में चल रही है, इसलिए अपन उसको किसकी घटना मानेंगे? वर्तमान काल की घटना या वर्तमान काल की क्रिया मान लेंगे। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं भविष्यत काल की, तो ये क्या है? ये जारी समय के पश्चात घटित होने वाली क्रिया का समय। कौन सा समय कहलाएगा? भविष्यत काल कहलाएगा। तो जारी समय के पश्चात, यानी अब अपन जो जारी समय में कार्य कर रहे हैं उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, उस की घटना को या उस क्रिया के लिए क्या कहा जाता है? भविष्यत काल। परंतु यहां पर एक चीज और ध्यान में रख लेना, जब अपन जारी समय से बाद की घटना की बात अब कर रहे हैं ना, तो ही भविष्यत काल है। यदि अपन इसके बाद जब काम करेंगे तभी अपन उसके बारे में बात करेंगे, तब भविष्यत काल नहीं होगा, वो भी वर्तमान काल चला जाएगा। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि अब अपने को रहना यही है, वर्तमान में रहना है। अब वर्तमान में रहते हुए अपन यदि अपने से इस समय से पहले कोई क्रिया की बात कर रहे हैं, पहले कोई काम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, तब तो भूतकाल। और यदि अपन आने वाले समय में जो काम करेंगे या होने वाला कार्य है उसके बारे में यदि बात करेंगे तब भविष्यत काल होगा। अपने को न भूत में जाना है न भविष्य में जाना है, अपने को वर्तमान में ही रहना है। तो वर्तमान में रहते हुए अपन जो काम करेंगे वो वर्तमान काल, और
इससे पहले अपनों ने जो काम किए थे वो भूतकाल, और इसके बाद अपन जो करने वाले हैं उसके संबंध में भी अभी विचार कर रहे हैं, तब जाकर वह भविष्यकाल माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भूतकाल पहले का, वर्तमान काल अब चल रहा है, और भविष्यकाल आने वाले समय की प्लानिंग कही जा सकती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे एक एक करके सभी भेदों की, काल के कुल कितने भेद हो सकते हैं और कौन कौन से भेद हो सकते हैं, इन सभी की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। काल के 3 भेद होते हैं, और तीनों भेदों में यदि अपन बात करें सबसे पहले काल की, तो सबसे पहला काल कौन सा माना गया है? भूतकाल। ये अपन देख ही चुके हैं कि भूतकाल है वो सबसे पहला समय माना गया है, या फिर भूतकाल जारी समय से पहले की घटना मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जो भूतकाल है, यानी जारी समय से जो पहले की घटना है उसमें कितने प्रकार की क्रियाएं हो सकती है, या फिर उसमें कितने प्रकार से क्रियाएं घटित हो सकती है, किस किस समय में घटित हो सकती है, इसके संबंध में भी विचार किया जा सकता है। जैसे कुछ काम तो ऐसे हो सकते हैं जो पहले के समय में भूतकाल में जारी थे, कुछ ऐसे कार्य थे जो बहुत पहले हो चुके, कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी ठीक पहले खत्म हुए हैं, तो वो जाएंगे तो भूतकाल में। तो इस प्रकार से भूतकाल के लिए अपन कहते हैं कि जारी समय से पहले का समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। जारी समय से पहले का समय ही भूतकाल कहलाता है। ये चीज अपन देख चुके हैं। अब जारी समय से पहले का जो भूतकाल है उसमें भी अनेक प्रकार की क्रियाएं घटित होती है। कुछ तो मैंने अभी आपको बताया कि वे बहुत पहले भी घटित हुई है, अभी ठीक खत्म ही हुई है। कुछ ऐसी थी जो उस समय जारी भी थी। तो इस आधार पर भूतकाल के भी कुछ भेद किए जा सकते हैं। और भूतकाल के यदि अपन भेदों की बात करें तो भूतकाल में कुल 6 भेद माने गए हैं। भूतकाल के कुछ 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से भेद माने गए हैं यदि अपन इस संबंध में बात करें तो देखिए, एक भूतकाल का भेद माना जाता है सामान्य भूतकाल। यदि दूसरे भेद की बात करें तो आसन्न भूतकाल। इसके साथ साथ तीसरे भेद की यदि अपन बात करें तो पूर्ण भूतकाल, और इसके साथ साथ अपूर्ण भूतकाल भी माना जाता है। अपूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण तथा अपूर्ण दोनों ही भूतकाल के भेद हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुल 6 भेद माने जाते हैं। अब 6 भेदों में 4 अपने सामने आ चुके हैं, तो 5वां भेद कौन सा होगा? 5वां होगा संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और छठा अंतिम भेद की यदि बात करें तो हेतुमद भूतकाल कहलाता है। तो इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद इनको भी अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सामान्य भूतकाल कहाँ होगा और जो आसन्न भूतकाल है वो कहाँ माना जाएगा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अपन भूतकाल के एक एक करके भेद पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है ना
कि हाँ, काल टॉपिक भी पढ़ने वाला टॉपिक है। मैंने आपको बताया ना कि काल टॉपिक में भी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। इस को भी पढ़ने वाला टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। बीच में अपन एक प्रश्न देख लेते हैं ताकि अपन समझ लें कि भाई किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक पहला अपन प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न बनते किस प्रकार के हैं। तो देखिए, एक वाक्य आपके सामने है, राम ने अखबार पढ़ा। वाक्य में घटित क्रिया का काल बताइए। घटित क्रिया का काल बताइए। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, तीसरा विकल्प संदिग्ध भूतकाल या आसन भूतकाल। ये लीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए कि यहाँ पर जो सही विकल्प कौन सा माना जाएगा। प्रश्न क्या है? राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा वाक्य में घटित क्रिया का काल बताना है। कौन सा काल है? अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उपभेदों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप एसआई के लिए, रीट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो नहीं है कि यहाँ पर सीधा यूं पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान काल का वाक्य है या भविष्यत का है या भूत का है। इतना ऊपरी प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा। उपभेदों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो उपभेदों में अब आपने यूं देखा कि राम ने अखबार पढ़ा, यानी राम ने अखबार पढ़ा तो पढ़ा तो पहले की बात होगी, यानी जाएगा तो भूतकाल में। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो जाती है, परंतु भूत में भी कौन से भूत में जाएगा, ये चीज अपन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। सामान्य भूतकाल की क्रिया ये मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन आगे जाकर जब उपभेदों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें ये भेद क्यों माना गया है। देखिए, अपन यहाँ पर सबसे पहले भूतकाल का पहला भेद ही देखेंगे, और भूतकाल का पहला भेद कौन सा है? सामान्य भूतकाल माना जाता है। तो भूतकाल और भूतकाल का सामान्य भूतकाल पहला भेद, सामान्य भूतकाल। देखिए, सामान्य भूतकाल जो है इसे सदैव भूतकाल भी कहा जाता है। सदैव भूतकाल भी कहा जाता है। कैसे? इस प्रकार के वाक्यों का काल कभी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए अपन इसको सदैव भूतकाल भी कहते हैं। साथ साथ यह जो काल है, इस काल से संबंधित जो क्रिया होगी वो सदैव सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। सकर्मक क्रिया मानी जाएगी, कभी भी अकर्मक क्रिया के वाक्य इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि लगभग यही शर्त सामान्य वर्तमान काल की भी मानी जाती है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया, क्योंकि सामान्य भूतकाल में क्रिया हुई थी और क्रिया हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि क्रिया के लिए क्रिया हुई है तो वो क्रिया ने की कोई ना कोई काम तो किया है, किसी न किसी काम से तो संबंधित थी, और जब काम आ गया, कर्म आ गया, तो वहां पर सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो इसीलिए इसको सदैव भूतकाल कहा जाता है। इसी में जो क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। साथ साथ इस काल के जो भी उदाहरण वाक्य कहे जाएंगे
वो सभी के सभी कर्तृवाच्य के उदाहरण होते हैं, यानी इसमें कर्तृवाच्य माना जाएगा। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं हम जानते हैं, और आपको मैं बता देती हूँ, अपने ही चैनल की जो सुबह की क्लास आती है, डेली की क्लास सुबह 8 बजे जो व्याकरण की क्लास आती है, उसमें अपन वाच्य बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि वाक्य पूरा का पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, अपना जब भी कोई टॉपिक क्लियर होता है तो उसके बाद अपन उसी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी भी रखते हैं, प्रश्नों की सीरीज भी रखते हैं। तो अपना कल जो वाक्य टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है, तो मंडे को अपन वाक्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और वाक्य एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते, और उसमें नए नए शब्द आ सकते हैं, नए नए वाक्यों की अशुद्धियां आ सकती हैं। तो उनमें शुद्धि के जो प्रकार होते हैं उससे संबंधित अपने को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, यानी अलग अलग प्रकार के हमारे सामने वाक्य आने चाहिए। तो आप कल भी तैयार रहिए सुबह 8 बजे अपनी 1 घंटे की क्लास, जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ वाक्य टॉपिक से संबंधित प्रश्न क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन है वो क्या पढ़ रहे थे, वाच्य का अपनों ने देखा कि भाई इसमें कर्तृवाच्य वाले वाक्य आएंगे। अब कर्तृवाच्य होता क्या है, आप पीछे की क्लास देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जहां पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदलती है, कर्ता के अनुसार बदलती है, तो वहां पर अपन कौन सा वाच्य मानते हैं, कर्तृवाच्य मानते हैं। जैसे अपन यूं कहें कि भाई राम गया, अब ये वाक्य है, तो इसमें राम कर्ता है और जाना क्रिया है। अब राम क्या है, राम पुल्लिंग है, ये अपन जानते हैं। अब यहाँ पर लिंग बदल दीजिए, लिंग बदलिए और स्त्रीलिंग कर दीजिए। यहाँ पर यदि आप स्त्रीलिंग करेंगे तो जैसे ही आप लिंग चेंज करेंगे, आपने राम का क्या किया, सीता कर दिया, तो सीता के साथ आपको क्रिया बदलनी पड़ेगी। क्रिया क्या की आपने, गया का गई बना दी। तो इस प्रकार से कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में जाएगी, और कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही जाएगी। और इस प्रकार के वाक्य है जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया में बदलाव होता है, न कि कर्म के अनुसार, वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। और कर्तृवाच्य वाले वाक्य ही किस में माने जाएंगे, सामान्य भूतकाल में माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी शर्त। इसके साथ इसमें एक नोट लगाकर चीज आप और लिख लीजिए। कौन सी, कि इस सामान्य काल में जो वाक्य आते हैं उन वाक्यों की क्रिया के घटित होने का समय पता नहीं चल पाता। सामान्यतः अन्य भेद जहां पर अपन पढ़ेंगे, चाहे पूर्ण पढ़ लें चाहे अपूर्ण पढ़ लें, आसन भी पढ़ लें, दूसरा जो भेद है आसन भूतकाल वो भी पढ़ेंगे ना, तो भी अपने को समय का पता चल जाएगा कि कब किस समय क्रिया पूर्ण हुई थी। परंतु इसमें कभी भी समय का पता नहीं चलता। जैसे अपनों ने अभी एक वाक्य देखा था, राम ने अखबार पढ़ा, तो वहां पर राम ने अखबार पढ़ा, परंतु कितना समय हो गया पढ़े हुए ये अपने को पता नहीं चलता। कितने समय पहले उसने पढ़कर पूर्ण किया था ये अपने को कहीं भी निश्चित नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, सामान्य भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। और इस चीज को आप नोट करके लिखेंगे कि इस काल से संबंधित घटित क्रिया के घटित होने का समय ज्ञात नहीं हो पाता। तो समय ज्ञात नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर सामान्य, इसलिए भी इसको सामान्य नाम दे देते हैं। साथ साथ इसकी एक शर्त भी होती है। जैसे
यदि अपन इसके संबंध में उदाहरण देखें तो अभी मैंने आपको कहा था, एक वाक्य देखा था, राम गया। उसी प्रकार का वाक्य यदि अपन देख लें कि मोहन जयपुर गया। अब ये वाक्य है, मोहन जयपुर गया, कब गया, कितना टाइम हो गया। क्रिया के घटित होने का कहीं भी समय पता नहीं चल रहा, और जहां पर समय पता नहीं चल रहा कि कितने समय पहले ये क्रिया घटित हुई थी, तो वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, सामान्य भूतकालीन वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन एक अन्य वाक्य को लें, जैसे मोहिनी ने खाना बनाया। अब बनाया कब, अब नहीं बना रही है, मोहिनी खाना बना रही है, मोहिनी खाना बनाती है। अगर ये कहें तब तो वो वर्तमान में आ सकता था, परंतु बनाया यानी भूतकाल, परंतु कब, कितना समय हो गया बनाए हुए, ये घटित होने का समय पता नहीं चल रहा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, सामान्य भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने भूतकाल का पहला भेद कंप्लीट किया। कौन सा, सामान्य भूतकाल। इसे सदैव भूतकाल भी कहा जाता है। सकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं। अब देख लीजिए, सकर्मक क्रिया के वाक्य इसमें ज्यादा आएंगे। उसके बाद कर्तृवाच्य माना जाएगा, और इसमें संबंधित क्रिया के घटित होने का समय पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर अपन इस चीज को देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे भेद की। भूतकाल के दूसरे भेद की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। दूसरा भेद अपनों ने कब कौन सा देखा था, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा भेद कौन सा था, कौन सा था, आसन्न भूतकाल। यहां पर मैं आपको बता देती हूं, एक शब्द आया है आसन्न। आसन्न का शाब्दिक अर्थ होता है कि निकट। अपन कहते हैं ना कि वो हमारे आसन्न ही है। आसन अलग शब्द होता है। आसन का मतलब तो होता है बैठने का स्थान, और आसन का मतलब होता है निकट। तो जब कोई भी क्रिया निकट समय में, भूत का मतलब बीता हुआ, और काल का मतलब समय, यानी बीते हुए निकट समय में ही घटित क्रिया को कहाँ शामिल किया जाता है, किस में शामिल किया जाता है, आसन्न भूतकाल में शामिल किया जाता है। या फिर अपन यूं कहें कि ऐसी कोई क्रिया जो अभी अभी पूरी हुई है, अभी अभी पूरी हुई है, उसके समय को अपन क्या कहेंगे, आसन्न भूतकालीन क्रिया कहेंगे, या आसन्न भूतकाल वहां पर कहेंगे। अब देखिए, यहां पर जो पहचान मानी जा सकती है इस प्रकार के वाक्यों की पहचान, तो पहचान होती है या है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जो सामान्य भूतकाल था, सामान्यतः उसी प्रकार के वाक्य आएंगे। उसके साथ यदि अपनों ने है या है लगा दिया, तो वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, आसन्न भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। सामान्य भूतकाल वाले वाक्य, उसके आगे यदि है या है लगा दिया तो किस में चला जाएगा, वो आसन्न भूतकाल में चला जाएगा। कैसे, जैसे अपन अभी देखते हैं पीछे वाला वाक्य, राम ने अखबार पढ़ा। ये वाक्य देखा था अपनों ने, राम ने अखबार पढ़ा। तो अभी तक ये वाक्य किसका है, सामान्य भूतकाल का है। परंतु अपनों ने यूं कह दिया कि राम ने अखबार पढ़ा है, तो यहां पर यह वाक्य किस में चला जाएगा, आसन्न भूतकाल में। राम ने अखबार पढ़ा है, यानी अब इसमें समय की निश्चितता हो गई। राम ने अखबार पढ़ा है मतलब अभी अभी काम पूरा हुआ है, अभी अभी काम की समाप्ति हुई है। तो अभी अभी समाप्ति हुई है, इसलिए इसको एक तो आसन्न कहेंगे। दूसरी बात, अपनों ने सामान्य में पढ़ा था कि भाई इसके समय का पता नहीं चलता, इसका पता चल जाता है। अभी राम ने अखबार पढ़ा है। देख लीजिए एक वाक्य और, बच्चा
सोकर उठा है। आप ये वाक्य, कोई भी घर में है, महिला है, आप किसी के घर गए हो तो वो बच्चा थोड़ा सा यूं आलसी सा नजर आ रहा था, आपने पूछ लिया इसको क्या हुआ, नहीं ये सोकर उठा है। सोकर उठा है मतलब उठ चुका है, ये पहले उठ गया था, परंतु अभी थोड़े ही समय पहले या अभी ठीक पहले ये उठा है। तो इसलिए यहाँ पर निकट समय में क्रिया घटित हो रही है, इसलिए इसको आसन्न भूतकाल में शामिल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। जी नहीं, दोनों एक जैसे नहीं है, ये है और ये हैं, ये है ये हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मुंह से उच्चरित होगा, ये मुंह के साथ साथ नाक की सहायता से उच्चरित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर छोटा सा बिंदु लगा है जिसको अपन हिंदी में अनुस्वार कहते हैं, और अनुस्वार का मतलब नासिका से उच्चरित वर्ण। ये आते कहाँ है, इनका अंतर कहाँ होगा या इनके प्रयोग का अंतर क्या है? इसमें यदि अपन देखें तो देखिए, हमेशा ध्यान में रखना, एक वचन वाले वाक्य जहां पर होंगे वहां पर तो है आएगा, और यदि बहुवचन वाले वाक्य होंगे तो वहां पर है आएगा। जैसे अपनों ने यूं कह दिया, बच्चे बच्चे या बच्चे गए, या अपन यूं कह दें कि बच्चे जयपुर गए है। अब इस वाक्य को बोलकर देखो थोड़ा सा, बच्चे जयपुर गए है आएगा या है आएगा? बच्चे जयपुर गए हैं, है आएगा। तो इसलिए बहुवचन जहां पर आ जाता है तो वहां पर अपन है का प्रयोग नहीं करते हुए और किसका प्रयोग करते हैं का प्रयोग करते हैं। तो ये था आसन्न भूतकाल, जहां पर निकट भविष्य में क्रिया खत्म हुई है, तो निकट भविष्य के समय को ही अपन क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। इसकी पहचान सामान्य भूतकाल के साथ है या हैं लगा दो, कौन से वाक्य बन जाएंगे, वाक्य बन जाएंगे आसन्न भूतकाल के। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे भेद की। तीसरा भेद कौन सा है यहाँ पर? तीसरा भेद यहाँ पर माना जाता है पूर्ण भूतकाल। देखिए, तीसरे भेद का अध्ययन अपन करने वाले हैं, तीसरे भेद को अपन पढ़ने वाले हैं। जो तीसरा भेद है वो कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। सिर्फ एक ही क्रिया है जिसके समय का पता नहीं चलता, कौन सी? सामान्य। इसमें पूर्ण भूतकाल, पूर्ण का मतलब होता है कि पूर्णतः ये काम हो चुका। ठीक है, अपने को स्पष्ट पता चलेगा कि पूर्णतः ये काम खत्म हो चुका, और ये भी है कि पहले ही समाप्त हो चुका, या फिर अपन यूं कह सकते हैं पहले ही पूर्ण हो चुका। यदि काफी पहले कार्य पूर्ण हो जाए, या अपन यूं कह सकते हैं कि बहुत पहले कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उसके लिए अपन जिस प्रकार के वाक्य प्रयोग में लेंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? पूर्ण भूतकाल में जाएंगे। कैसे? अब देखिए, वो समय याद कीजिए जब आप स्टोरी याद करते थे। एक बार एक शेर था, वो जंगल में रहता था और जंगल में वह इधर उधर भटकता रहता था। काफी कहानियां थी, काफी स्टोरीज थी जिनको अपन याद करते थे। स्कूल में प्रश्न आता था, पेपर में प्रश्न आता था, और उस समय अपन उस रटी रटाई कहानी को लिख कर आते थे। और इंग्लिश में भी इस प्रकार की कहानियां थी, वंस देयर वाज ए लॉयन, इस प्रकार से अपन याद करते थे। तो वो जो था कि एक बार एक शेर था, यानी बहुत पहले की बात है,
तो बहुत पहले वो था। तो इसलिए बहुत पहले के समय के बारे में जहां पर ज्ञान करवाया जाता है तो वो समय किस में माना जाएगा? पूर्ण भूतकाल में माना जाएगा। तो यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि मोहन कक्षा में प्रथम आता था। आज नहीं आ रहा है, बहुत पहले आता था। अब अगर अपन इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं कि मोहन कक्षा में प्रथम आता था, यानी मोहन अपने समय में आता था और आज वह समय बीत चुका है, उस समय को बीते हुए काफी समय हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये वाक्य है वो किस में माना जाएगा? पूर्ण भूतकाल में माना जाएगा। और इसकी मूलतः पहचान था, थे, थी ही होती है, क्योंकि जाता था, आता था, इस प्रकार के वाक्य यदि अपन प्रयोग में ले तो वहां पर बहुत पहले के समय की घटना का बोध होगा और वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? वहां पर पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। आपके यहाँ कोई फंक्शन था, कोई प्रोग्राम था, मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी थी, अब शादी थी, शादी हो गई, काफी समय बाद आप किसी एक व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति ने आपको कहा, अरे क्या बात है भाई, तुम्हारे घर में शादी हुई और तुमने हमें याद ही नहीं किया। अब जब उसने ये बात कहा तो आप कुछ याद करते हुए, यानी उस पहले जब विवाह हुआ था उस समय की बात कहते हो। अब काफी समय पहले का मैंने कह दिया तो इसका मतलब आप सालों साल पीछे मत चले जाना। काफी समय का मतलब है कि अभी निकट में ही काम नहीं हुआ, थोड़े समय पहले हुआ, तब आप वो याद करोगे और यूं कहोगे कि नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हमने आपको बुलाया नहीं, हमने उसको भेजा था बुलाने के लिए। तो अब आपने कहा कि हमने उसको भेजा था या वह गया था, तो वो पुराने समय की बात होगी इसलिए, और वो क्रिया पूर्ण भी हो चुकी थी, तो इसलिए भी वहां पर पूर्ण भूतकाल माना जाता है। तो यहां पर आपने यूं कह दिया कि मोहन गया था, तो मोहन गया था यानी उस समय गया था, उस समय क्रिया पूरी हुई थी, पूर्ण हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन अन्य उदाहरण देखें और अधिक देखें, अपन वही वाक्य लें जो अपन पहले से लिखते आ रहे हैं, तो राम ने अखबार पढ़ा था। तो यहां पर भी राम ने अखबार पढ़ा था यानी पहले पढ़ा था, तो इसलिए वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ऐसा वाक्य आ जाए कि हमारी यह घटना अखबार में छपी थी। अगर इस प्रकार से वाक्य आ जाए कि यह घटना अखबार में छपी थी, तो वहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपनों ने भूतकाल का तीसरा भेद भी पूर्ण किया, किसके साथ? पूर्ण भूतकाल के साथ। तो इसमें बहुत पहले जब कार्य की समाप्ति हो जाती है तो वहां पे पूर्ण भूतकाल माना जाता है। जैसे मोहन कक्षा में प्रथम आता था, मोहन गया था, राम ने अखबार पढ़ा था, यह घटना अखबार में छपी थी। तो ये था पूर्ण भूतकाल। और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले भेद की। अगला भेद कौन सा माना जाता है? अगले भेद की यदि अपन बात करें तो अगला भेद माना जाता है चौथा, अपूर्ण भूतकाल। ये क्या है? अपूर्ण, क्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो क्या अपन वर्तमान में ले लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मैं उस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, यहां पर 8वीं क्लास पूरी नहीं हुई थी,
तो इस प्रकार का यदि वाक्य है, अब कुछ लेडीज कहती है ना कि मेरा विवाह हुआ था तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, वो 10वीं क्लास जारी थी, पूर्ण नहीं हुई थी। तो इसलिए इस प्रकार का, परंतु है तो प्राचीन काल की बात, बीते हुए समय की बात है। तो इस प्रकार से यदि बीते हुए समय में भी क्रिया कोई जारी रहते हुए दिखाया जाए या क्रिया को निरंतर होते हुए दिखाया जाए, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है या कौन सा काल माना जाता है? अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? जहां पर पूरा नहीं हो। तो ऐसी क्रिया जो उस समय पूरी नहीं हुई, तो उस समय को क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे हो सकती है? इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं कि बीते समय में यदि कोई क्रिया जारी रहने का बोध करवाती है अथवा पूर्ण नहीं होती है, तो वहां अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। ये लीजिए, दो चीजें हैं, दो तरीके से अपन देख सकते हैं, बात तो एक ही है। बीता हुआ समय होगा, क्यों? क्योंकि भूतकाल है, भूतकाल बीते हुए समय को कहते हैं, ठीक है। बीता हुआ समय है, परंतु उस समय में भी कोई क्रिया ऐसी थी जो जारी थी, चल रही थी, उसकी समाप्ति के कोई प्रमाण दिखाई नहीं देते। अपन यूं भी कह सकते हैं कि जहां पर क्रिया पूर्ण नहीं होती, लगातार चल रही थी, तो वहां पर भी कौन सा काल माना जाएगा? अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। जैसे यदि अपन उदाहरण देखें तो देखिए, एक वाक्य यहां पर, पहले अपन पहचान देख लेते हैं। देखिए इसकी पहचान कौन सी होती है। आप यदि पहचान समझ लेंगे तो लगभग ये चीज आपको समझ में आ भी जाएगी। रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार से यदि किसी वाक्य के अंत में लिखा हुआ मिले कि वो काम कर रहा था, वो जा रही थी, वो आ रही थी, वो बैठ रहा था, वह व्यायाम कर रहा था, वह स्कूल जा रहा था, तो इस प्रकार के कोई भी वाक्य आ जाए जिनमें अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इसके संबंध में भी उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से? चलिए, तो यहां पर अपन देख सकते हैं, अपन पहले वाले वाक्य को लें जो अपना पहले से चल रहा है। राम अखबार पढ़ रहा था। क्या राम ने अखबार पढ़ लिया था? नहीं, जब मैंने देखा तब पढ़ रहा था। अब पता नहीं उसने कब खत्म किया, कब उसका काम पूरा हुआ, नहीं, उस समय वो लगा हुआ था, यानी उस समय उसकी क्रिया जारी थी। और कब जारी थी? भूतकाल में, यानी पहले पढ़ रहा था, पहले देखा तब। तो इसलिए बीते समय में कोई क्रिया घटित हो रही थी या जारी थी, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में कौन सा काल माना जाएगा? अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए अपन यूं कह दें कि मोहन जा रहा था, तो यहां पर भी मोहन जा रहा था। अब पता नहीं वो पहुंचा नहीं पहुंचा, वो गया या नहीं गया, परंतु जा रहा था।
तो इसलिए वहां पर वाक्य कौन सा माना जाएगा, कौन सा काल माना जाएगा, अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। उसी प्रकार से अब आपने थोड़ी देर बाद मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए क्लासेस शेयर करने लग जाओ या फिर आप किसी और काम में लग जाओ, तो आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी की क्लास वो चल रही है क्या, आपने कहा अरे थोड़ी देर पहले तो चल रही थी, यानी खत्म नहीं हुई थी, उस समय तो चल रही थी। तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि कक्षा चल रही थी। तो कौन से समय की, बीते हुए समय की बात हो रही है, उस समय चल रही थी यानी उस समय जारी थी, इसलिए वहां पर क्रिया का कौन सा काल माना जाएगा, अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो सुबह सुबह जल्दी ऑफिस निकल गया, ठीक है, ऑफिस निकल गया तो ऑफिस पहुंचने के बाद वो ऐसे ही बैठा था, किसी से बातें करने लग गया, बातें करते करते उसने कहा कि जब मैं निकला, या यूं कि जब मैं निकला तब उसने यूं कह दिया कि बच्चे सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे। और जब वो निकला, अभी तक वो सो रहे हैं जरूरी नहीं है, परंतु जब वो निकला तब सो रहे थे यानी उनकी क्रिया जारी थी। तो इसलिए वहां पर भी किस प्रकार का वाक्य माना जाएगा, अपूर्ण भूतकालीन वाक्य माना जाएगा। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले भेद की, और अगला कौन सा, पांचवा भेद। तो भूतकाल के पांचवें भेद की अपन बात करते हैं। और पांचवा भेद कौन सा था भाई, जल्दी से 1 मिनट में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, याद करके। मैंने सबसे पहले क्लास शुरू होते ही ये भेद ही बताए थे, जल्दी से बताइए कि उसमें कौन सा भेद था, याद आया, संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल पांचवा भेद माना जाता है। संदिग्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं संदिग्धता। देखिए, संशयात्मक स्थिति के लिए, संशयात्मक स्थिति के लिए ही अपन क्या, कौन सा शब्द काम में लेते हैं, संदिग्ध काम में लेते हैं। यानी कोई बीते समय में कोई काम हुआ था परंतु श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, उस काम के होने पर, उस क्रिया के घटित होने पर संशय बना हुआ है, तो इसलिए वहां पर कौन सा काल माना जाएगा, संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। तो इसकी परिभाषा अपन यूं बोल सकते हैं, यूं समझ सकते हैं कि बीते समय में होने वाली क्रिया पर, बीते समय में होने वाली क्रिया पर या क्रिया के घटित होने पर, यूं लिखते हैं अपन, बीते समय में होने वाली क्रिया के घटित होने पर संशय बना हुआ हो, तो वहां कौन सा काल माना जाएगा भाई, संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। भूतकाल माना जाएगा, ये लीजिए। बीते समय में अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने पर संशय हो, तो वहां पर अपन कौन सी क्रिया मान सकते हैं, संदिग्ध क्रिया मान सकते हैं। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि यदि अपन सामान्य भूतकालीन जो वाक्य होता है या सामान्य जो भूतकाल की क्रिया होती है, सामान्य भूतकाल की क्रिया जिसके समय का कुछ पता ही नहीं होता, परंतु उसकी भी एक पहचान होती है सामान्य भूतकाल की। तो सामान्य भूतकाल के जो क्रिया वाले वाक्य होते हैं, उनके साथ यदि अपन होगा लगा दें या होगी लगा दें
या होंगे लगा दें, तो वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी, या वहां पर क्रिया का काल कौन सा माना जाएगा, संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। तो बीते समय में होने वाली क्रिया के घटित होने पर संशय बना हुआ हो, यहां पर आएगा बीते समय में होने वाली क्रिया के घटित होने पर संशय बना हुआ हो तो वहां संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। और इसकी पहचान सामान्य भूतकाल वाले वाक्य ले लो, उनके आगे होगा, होगी या होंगे लगा दो। कौन सा वाक्य बन जाएगा, संदिग्ध भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके आगे कुछ उदाहरणों की। तो आगे इसके उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो कौन कौन से उदाहरण इसके रूप में आ सकते हैं। और आपको मैं बता देती हूं, ये जो होगा, होगी, होंगे आएगा ना, ये मुख्य क्रिया के रूप में नहीं आएगा, सहायक क्रिया के रूप में आएगा। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जानते हैं। यदि दो क्रिया शब्द आए परंतु एक तो हो मुख्य क्रिया, जो दूसरी क्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ सहायक हो, यानी उसकी सहायता के लिए उस शब्द को लिखा जाता हो, बाकी वैसा कोई काम होता नहीं है। जैसे अब मान लीजिए कि अपनों ने एक वाक्य देखा, इसको छोड़िए, आप एक अलग ही वाक्य बता रही हूं। राम पढ़ रहा था, ये वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी है, पढ़ना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है और होना भी क्रिया है, तीनों क्रिया शब्द है ना। परंतु मुख्य क्रिया कौन सी है, काम तो पढ़ने का हो रहा था, ये दोनों तो इसके प्रकटीकरण में सहायक क्रिया है, सहायता करी है। तो इस प्रकार से वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, अन्य क्रियाएं सहायक क्रियाएं भी आ सकती हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एक मुख्य क्रिया ही हो, सहायक क्रिया होती भी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्यों को भी समझना चाहते हैं तो अपने चैनल पर क्रिया की भी क्लास आ चुकी है, आप अच्छे से समझिए। उन क्लासेस में बहुत अच्छे से टॉपिक करवाए गए हैं। तो यहाँ पर अपनों ने बात की कि भाई किसी भी वाक्य में यदि दो क्रिया हो और दोनों साथ साथ हो रही हो, ऐसे नहीं कि एक का समय अलग है, एक दूसरी का समय अलग है, दोनों का समय अलग अलग होता है, तब तो अलग चीजें हो जाती है। ये पढ़ रहा था, यानी एक साथ ही काम हो रहा है पढ़ने का, और उसके लिए तीन क्रिया शब्द आ गए। तो पहले पढ़ना तो एक मुख्य क्रिया होगी, रहना और होना कौन सी होगी, सहायक क्रियाएं होगी। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि भाई दो क्रियाएं होती है, उनमें एक मुख्य क्रिया होती है और इसके साथ साथ एक सहायक क्रिया हो सकती है। मुख्य क्रिया के रूप में तो कौन सी क्रिया आएगी, सामान्य भूतकाल की क्रिया, इसलिए ये चीज बताई थी। मैंने आपको कहा ना कि संदिग्ध भूतकाल वहां माना जाएगा जहां पर सामान्य भूतकाल प्लस होगा, होगी, होंगे आए। तो सामान्य भूतकाल की जो क्रिया होगी वो तो होगी मुख्य क्रिया, और इसके साथ साथ जो होगा या होगी या होंगे आएंगे वो सहायक क्रिया के रूप में आएंगे। कैसे, देख लीजिए। अपने पहले वाला वाक्य ही उठा लेते हैं। राम ने अखबार पढ़ा होगा, ये वाक्य है, राम ने अखबार पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या आया है, सबसे पहले तो अपन पहचान देख लेते हैं। देखिए, अपनों ने ये वाक्य सामान्य भूतकाल में पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा, मोहन गया, ये वाक्य अपनों ने सामान्य भूतकाल में पढ़े थे। तो सामान्य भूतकाल यहां तक पूरा हो गया। इसके प्लस में क्या लगाना है, होगा या होगी या होंगे लगाना है। तो अपनों ने यहाँ पर वाक्य की स्थिति के अनुसार होगा लगा दिया। तो राम ने अखबार पढ़ा होगा निश्चित नहीं है, संशय बना हुआ है। राम ने अखबार पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा, डेली पढ़ता है तो आज भी पढ़ लिया होगा,
परंतु श्योरिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर संदिग्धता बनी होने के कारण भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? संदिग्ध वाक्य माना जाएगा। साथ साथ ये शर्त भी पूरी हो रही है, सामान्य भूतकाल की क्रिया के वाक्य के साथ होगा आ रहा है, तो दोनों शर्तें पूरी है, संशय भी है और ये शर्त भी पूरी है, इसलिए ये वाक्य किसमें जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। उसी प्रकार से अपनों ने कहा था कि मोहन गया, तो यहां पर ये जो वाक्य है मोहन गया, ये तो कौन सा है? सामान्य भूतकाल का। इसके साथ मैंने लगा दिया मोहन गया होगा, वो चला गया होगा, यानी गया होगा, भूतकाल की बात हो रही है, वो भी संशयात्मक तरीके से, तो इसलिए यहां पर संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। एक वाक्य यदि अपन देखें तो आप स्कूल या कॉलेज से निकले हैं, जैसे निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि घर की तरफ मुंह करते ही भूख लग जाती है बहुत तेज। अब आप सपने लेते आ रहे हैं, माँ ने खाना तो बना लिया होगा। अब बना लिया होगा यानी आप टाइम देखकर, समय देखकर सोच रहे हैं कि माँ ने खाना बना लिया होगा, परंतु वहां पर श्योरिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो इसलिए ये वाक्य भी संदिग्ध में जाएगा। तो अपन यूं कह सकते हैं, माँ ने खाना बना लिया होगा, तो वहां पर किस प्रकार का वाक्य माना जाएगा? संदिग्ध भूतकालीन वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपने कपड़े सिलवाने के लिए दिए हैं, आपने कहा कि आराम से सिल देना, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब उस बात को 15 दिन बीत चुके, अब आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि दर्जी ने मेरे कपड़े सिल दिए होंगे, तो वहां पर भी कौन सी संदिग्धता बनी रहने के कारण दर्जी ने कपड़े सिलाई कर दिए होंगे, तो यहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? संदिग्ध भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। तो ये है संदिग्ध भूतकाल और भूतकाल का 5वां भेद। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे और भूतकाल के छठे भेद की तरफ। छठा भेद यानी भूतकाल का अंतिम भेद कौन सा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, कौन सा छठा वाक्य था या छठा भेद था? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल भेद है। कौन सा छठा? हेतु मध्य भूत काल। कौन सा वाक्य पढ़ रहे हैं अपन? हेतु मध्य भूतकाल पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये कहाँ माना जाता है? देखिए, यदि अपन हेतु शब्द की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कारण। आप उस समय को याद कीजिए जब आप स्कूल में होते थे और एक दिन की छुट्टी लेने के लिए भी आप एप्लीकेशन यानी अर्जी लिखते थे, और जब अर्जी लिखते थे तो सेवा में श्रीमान, उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम, फिर गांव का नाम डालते थे, और उसके बाद आप लिखते थे विषय, और विषय में आप यूं लिखते थे, एक दिन का अवकाश लेने हेतु, बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु, जरूरी कार्य का अवकाश लेने हेतु। अब हेतु का क्या मतलब होता था? कारण, कि बीमारी के कारण मैं छुट्टी ले रहा हूं, या मैं किसी जरूरी कार्य के लिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। तो इसलिए हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, कारण होता है। अब कारण अपन किस रूप में, किस प्रकार से प्रकट करते हैं? शर्त के रूप में प्रकट करते हैं। तो जहां पर किसी भी क्रिया को घटित करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए
शर्त दे दी जाए, शर्त रख दी जाए, तो वहां पर कौन सा काल माना जाएगा? हेतु हेतु मत भूत काल माना जाएगा। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि बीते समय में शर्त के साथ कार्य की स्थिति प्रकट की जाए तो वहां हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाता है। तो वहां पर कौन सा काल माना जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाएगा। अब शर्त कैसे प्रकट की जाती है वो चीज देखिए। सबसे आसान है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, और इस प्रकार के तो वाक्यों को समझना और अधिक आसान होता है, क्योंकि ये अलग से वाक्य होते हैं, इनमें शर्त दी हुई होती है। यदि तुम पढ़ोगे तो ही पास होगे, परंतु ये पढ़ोगे तो पास होगे यानी फ्यूचर की बात होगी, तो ये तो भविष्य में चला जाएगा। इसी बात को यदि अपन पास्ट में लेकर जाए तो यदि तुम पढ़ते तो पास होते, यदि तुम पढ़ते यानी पहले पढ़ाई करते तो तुम आज पास भी हो जाते, यानी रिजल्ट क्या है? आप पास नहीं हो पाए, आप सफल नहीं हो पाए। तो आपकी असफलता के लिए शर्त क्या है, या आपकी असफलता का कारण क्या है? आपने मेहनत नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की। तो इसलिए इस प्रकार का वाक्य किस में जाएगा? हेतु हेतु मद भूत में जाएगा। और इस प्रकार के ऐसे वाक्य होते हैं जिनको आप देखते ही समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य भी आ सकते हैं, यदि वह मेरे पास आता तो मैं अवश्य सहायता करता। तो यदि वह मेरे पास आता तो मैं अवश्य सहायता करता। तो इस प्रकार से वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? हेतु हेतु मद भूत माना जाएगा। उसी प्रकार से अभी मैंने कहा कि यदि तुम तो नहीं लिखेंगे, आप ही लिखेंगे। यदि आप मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। तो यदि आप मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। इस प्रकार का वाक्य यदि कहीं आ जाए तो वहां पर भी हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो वाक्य और देख लेते हैं और उसी के साथ अपन भूतकाल को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद अपन शुरू करेंगे अगला काल यानी वर्तमान काल को। तो उम्मीद करती हूँ कि भूतकाल के सभी भेद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। सभी की अपनी अलग अलग पहचान है। देखिए, यदि मैं समय पर पहुंचता तो ट्रेन नहीं छूटती। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो समय पर नहीं पहुंचा, इस वजह से उसकी ट्रेन छूट गई। कब? बीते हुए समय में। तो इसलिए यहां पर भी कौन सा माना जाएगा? हेतु हेतु मद भूत माना जाएगा। उसी प्रकार से आपने यूं कहा कि यदि बरसात होती तो फसल अच्छी होती। बरसात हुई नहीं तो इसलिए फसल खराब होगी। तो आपने यूं कहा कि यदि बरसात हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती। कब?
बीते हुए समय में। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा काल माना जाएगा? हेतु हेतु मद भूत माना जाएगा। सबसे आसान, सबसे सीधा और सबसे जल्दी समझ में आने वाला अलग सा काल हेतु हेतु मद भूत काल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले काल की तरफ। अगला कौन सा? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को अपन अब शुरू करने जा रहे हैं। भूतकाल के संबंध में अपनों ने क्या क्या देखा भाई? कौन कौन सी चीजें देखी? 6 भेद देखे। सामान्य में सकर्मक क्रिया आती है, इसे सदैव भूतकाल भी कहा जाता है। और सामान्य रूप से किसी क्रिया की घटित होने की बातें कही जाती है, जिसमें क्रिया के घटित होने का समय पता नहीं चलता। उसके बाद आसन यानी निकट समय में पूर्ण हुई क्रिया। उसके बाद पूर्ण, बहुत पहले पूरी हुई क्रिया। अपूर्ण, जो चल रही क्रिया। और उसके बाद संदिग्ध यानी संशय बनी हुई क्रिया। और उसके बाद अपनों ने हेतु हेतु मद भूत यानी शर्त के साथ किसी क्रिया के घटित होने का समय। उम्मीद करती हूं कि भूतकाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये काल टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सीमित है। भेद बता दिए, ये पहचान रहेगी, इतने ही भेद रहेंगे। कहीं भी इसकी असीमितता नहीं है टॉपिक की। तो आप जो मैं बता रही हूं उसके आधार पर जो मैं उदाहरण लिख रही हूं, कोशिश कर लीजिए कि खुद से भी 2-2, 3-3 उदाहरण बना लो। तो यदि आपने खुद ने बना लिया तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस समझना ही इस टॉपिक के लिए पर्याप्त है। बाद में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा नया शब्द आ गया, जैसे मान लीजिए संधि आ गया, समास टॉपिक है, तो उनमें जहां भी नए शब्द आ गए जिनके अर्थ आपको पता नहीं है तो वहां पर गलती हो सकती है। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपको बस ये पता चल गया कि भाई पहले समय में घटित होने वाली क्रिया किस प्रकार से आएगी, जारी समय में किस प्रकार से, और आने वाले समय में किस प्रकार से। कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल, या अपन कहां वर्तमान काल को मानेंगे? तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी समय में होने का बोध हो तो वह समय वर्तमान काल कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी समय में होने का बोध हो तो वो समय तो क्या कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा। और उस समय में जो क्रिया घटित हो रही है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्रिया वर्तमान कालिक हो जाएगी और वो समय कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यूं कह दिया कि राम पढ़ता है, तो राम अब पढ़ता है। बच्चा खेलता है, मीना पुस्तक पढ़ती है। तो इस प्रकार के कोई भी वाक्य आ जाए वो किस में जाएंगे? वर्तमान काल में जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं इसके भी महत्वपूर्ण भेदों की तरफ। तो यहां पर अपन बढ़ते हैं वर्तमान काल के प्रमुख भेदों की तरफ। अब आप चिंता मत कीजिए, वर्तमान काल के भूतकाल से कम भेद होंगे और भविष्यत काल के उससे भी कम भेद होंगे। तो चिंता मत कीजिए, जो ज्यादा थे वो आपने समझ लिए और बेसिक बातें समझ ली। तो अब वर्तमान काल और भविष्यत काल में कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन यहां पर देख रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के यदि भेदों की बात करें
तो कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो वही भेद होता है सामान्य वर्तमान काल। पहला भेद सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल, यानी दूसरा जिसमें क्रिया अपूर्ण रहे वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और चौथे की यदि अपन बात करें तो वो आ जाता है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और उसके बाद यदि अपन पांचवें की बात करें तो पांचवा जो काल माना जाता है वो अज्ञार्थक या अज्ञात वर्तमान काल। ये इसका पांचवा भेद माना जाएगा। ये 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान काल की कभी कोई पूर्णता नहीं होती, इसलिए इसमें पूर्ण वर्तमान काल भेद नहीं होता। पूर्णता क्यों नहीं होती? क्योंकि काम या तो जारी है या हमेशा होता है। यदि पूर्ण हो गया तो वो तो बीते समय में चला गया ना। जैसे ही क्रिया पूरी हुई, चाहे वो 2 मिनट पहले ही हुई, परंतु वो समय बीत चुका। अब जो चल रहा है वही केवल वर्तमान काल में माना जाएगा, वही केवल वर्तमान काल में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 5 भेद माने जाते हैं जिसमें क्रिया की कहीं भी पूर्णता नहीं होती, क्रिया की कहीं भी समाप्ति नहीं होती। तो इसलिए एक भेद तो यहाँ पर यही कम हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, यदि काम होता तो ये होता, यदि काम नहीं, यदि ये होता तो काम हो जाता, यदि ये होगा तो काम होगा। यानी कारण के साथ या सशर्त बात या तो भूतकाल में की जा सकती है या भविष्य में की जाती है, वर्तमान की कोई शर्त नहीं होती। तो इसलिए दोनों के दोनों अपनों ने भविष्य से हटा दिए हैं। भविष्य काल में जो 2 भेद थे ना, एक तो कौन सा था? पूर्ण, और एक था हेतु हेतु मदभूत। तो ये जो पूर्ण है ये भी अपनों ने हटा दिया, और इसके साथ हेतु हेतु मद जो भूत है वो भी अपनों ने यहाँ से हटा दिया। ये दोनों भेद क्यों हटाए? क्योंकि वर्तमान में न पूर्णता होती है न कोई कारण के साथ बात होती है। तो कारण के साथ बात या तो भूतकाल में की जाएगी या भविष्यत काल में की जाएगी। तो भूतकाल के तो 6 भेद थे, यहाँ पे 4 होने चाहिए, परंतु एक अपनों ने नया शामिल कर लिया। ठीक है। पूर्ण की जगह अपनों ने संभाव्य ले लिया और हेतु हेतु मद की जगह अपनों ने आज्ञार्थक ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 भेद हो गए, अपूर्ण और संदिग्ध, सामान्य। ये तीनों के तीनों भेद वही के वही रखे गए हैं। और जो 3 भेद हटाए गए हैं उनमें 2 की जगह अपनों ने 2 को ले लिया है, एक अपनों ने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भेदों का। उसके बाद यदि अपन उसके बाद बात करते हैं अपन एक एक करके सभी भेदों के बारे में। तो जो 5 भेद हैं उनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका? सामान्य वर्तमान काल का। आपने छोटी क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस तो पढ़ा ही होगा। हालांकि अपने को छोटी क्लासेस में है वो हिंदी में काल नहीं पढ़ाए जाते, परंतु इंग्लिश में काल पढ़ाए जाते हैं। और इंग्लिश में जब काल पढ़ाया जाता है तो हो सकता है कि आपको इसकी शर्त, सिंपल प्रेजेंट टेंस की शर्त आज भी याद होगी। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान जो आपको बताई गई थी, ता है, ती है, ते है, वो आज भी शायद याद होगी। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है ना, हिंदी में अपने को विशेष तौर पर काल पढ़ाए नहीं जाते, जबकि इंग्लिश आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, ट्यूशन कर लीजिए, वो सबसे पहले आपको काल ही पढ़ाएगा, तो टेंस ही करवाएगा।
तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं सामान्य वर्तमान काल की। तो सबसे पहले तो यदि अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो जारी समय में सामान्य हो रही क्रिया के बारे में यदि बात की जा रही है तो वहां पर सामान्य वर्तमान काल माना जाता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि जारी समय में सामान्य रूप से होने वाली क्रिया, जारी समय में सामान्य रूप से होने वाली क्रिया के बारे में बताने वाला समय सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। तो यहां पर सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। पहचान देख लेते हैं, वो की वो पहचान ता है, ती है, ते हैं। तो ये इसकी सामान्य रूप से पहचान मानी जाएगी। ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान मानी जाती है। या अपन यूं कह सकते हैं कि यदि किसी भी वाक्य में आप अंत में ता है, ती है, ते है देखते हैं क्रिया के साथ लगा हुआ या क्रिया के साथ विभक्ति के रूप में लगा हुआ देखें तो वहां पर अपन वो क्रिया किस में मानेंगे, सामान्य वर्तमान काल में मानेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं उदाहरण। आगे इसमें उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं देखिए। उदाहरण ये हो सकता है इसमें, जैसे अब मान लीजिए कि आपके सामने एक वाक्य है कि बच्चे पढ़ते हैं, ये वाक्य है, बच्चे पढ़ते हैं। अब आप कोई आपसे पूछ ले या किसी भी लेडीज है या जेंट्स से किसी ने पूछ लिया कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अभी पढ़ते हैं, यानी बच्चे अभी पढ़ते हैं का मतलब है कि ये जारी समय में क्रिया हो रही है। परंतु ये बात याद रखना, भूतकाल में भी मैंने आपको बताई थी कि समय की निश्चितता का ज्ञान नहीं रहता। ये नहीं होता कि कब काम व्यक्ति करता है, तो पढ़ता है। अब पढ़ता है में यूं भी हो सकता है कि किसी क्लास में पढ़ता है उसके बारे में बात हो रही होगी, या फिर डेली रूटीन में पढ़ता है उसकी बात हो रही होगी, कंपटीशन तैयारी की बात हो रही होगी, तब कर रहा होगा। ये समय की निश्चितता यहाँ पर नहीं रहती। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि भाई बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये वाक्य किसका माना जाएगा, सामान्य वर्तमान का। उसी प्रकार से यदि आपने कहा अध्यापक पढ़ाता है, तो अध्यापक क्या करता है, पढ़ाता है। तो अपनी शर्त भी देखें, ता है, ते हैं, तो शर्त के अनुसार भी ये वाक्य वर्तमान काल में जा रहा है। और वैसे भी देखें तो अध्यापक पढ़ाता है, सामान्य रूप से रेगुलर पढ़ाता है, तो इसलिए यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में माना जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अपन एक वाक्य और लें, सीता अपना काम करती है। तो सीता अपना काम करती है, तो यहां पर जो वाक्य माना जाएगा, सीधी की सीधी पहचान भी देख लीजिए, ये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है किसमें जाएगी, सामान्य वर्तमान काल में। और यदि वैसे भी देखें तो सीता अपना काम रेगुलर अपने हिसाब से करती है, यानी सामान्य तौर पर करती है, तो इसलिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। इसके साथ साथ यदि अपन एक वाक्य और देखें तो देखिए, जैसा अपन शुरू से लेकर चलते आ रहे हैं उन वाक्यों में यदि देखें तो राम
अखबार पढ़ता है। तो राम अखबार पढ़ता है जो वाक्य है उसमें कौन सा वाक्य माना जाएगा, या उस वाक्य में कौन सा काल माना जाएगा, सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। अगला भेद इसका कौन सा माना जाएगा, चलिए देख लेते हैं। दूसरा भेद कौन सा बताया था, जल्दी से बताइए। दूसरा भेद अपनों ने देखा था, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल कहाँ होगा, शर्त वैसी की वैसी रहेगी। कैसी, जो अपन अभी भूतकाल में पढ़ कर रहे हैं। भूतकाल में अपनों ने यूज देखा था कि बीते हुए समय में जहां पर कार्य जारी था तो वहां पर कौन सा था, अपूर्ण भूतकाल था। और यदि अपन यूं कहें कि भाई जारी समय में कार्य पूरा नहीं हुआ है, लगातार हो रहा है, तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल मान लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी कौन सी पहचान हो सकती है और इसमें कौन सी चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपन यदि इसको परिभाषित करें तो जारी समय में यदि क्रिया लगातार हो रही हो अथवा वर्तमान में किसी क्रिया के जारी रहने का बोध हो तो वहां अपूर्ण वर्तमान काल माना जाता है। तो वहां पर कौन सा काल माना जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल माना जाएगा। पहचान देख लेते हैं। पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपूर्ण भूतकाल की पहचान लिख के बताओ। अपूर्ण भूतकाल की पहचान कौन सी थी? हाँ, तो देखिए अपूर्ण भूतकाल की पहचान अपनों ने देखी थी, रहा था, रही थी, रहे थी। अब यहां पर आएगा रहा है, रही है या रहे हैं। यदि ये किसी भी वाक्य के अंत में लिखा हुआ हो सहायक क्रिया के रूप में, वो की वो चीज रहेगी। सहायक क्रिया के रूप में ही रहा था, रही थी, रहे थे था। और जैसे अपनों ने संभाव्य में देखा था होगा, होगी, संदिग्ध में देखा था, उसी प्रकार से इसमें भी सहायक क्रिया के रूप में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे इसके उदाहरण। तो उदाहरणों की यदि बात करें तो इस प्रकार के सभी वाक्य जिनमें अंत में रहा है, रही है, रहे है आ रहा है, वो सारा का सारा किस में जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में। मान लीजिए एक वाक्य है, आपने यूं कहा कि माधव खाना खा रहा है। सबसे पहले तो आपको आपने पूछ लिया कि माधव क्या कर रहा है, जवाब मिला माधव खाना खा रहा है। माधव खाना खा रहा है मतलब वर्तमान में वो खा रहा है, वर्तमान में उसकी क्रिया जारी है, इसलिए यहां पर अपूर्ण वर्तमान काल माना जाएगा। दूसरी बात, पहचान भी देख लीजिए।
रहा है अंत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान होने के कारण सीधा के सीधा ये वर्तमान काल में जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल में जा रहा है। उसी प्रकार से आपने यूं कहा कि माँ आज खीर बना रही है, या फिर अपन यूं कहें सीधा, माँ खीर बना रही है। आपके घर में कोई आया, कोई लेडीज आ गई, पड़ोसी आ गई, उसने पूछा आपकी माँ क्या कर रही है? माँ खीर बना रही है। तो आपके भाई या बहन ने भी पूछ लिया माँ खाने में क्या बना रही है? माँ खीर बना रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वाक्य है वो जारी समय में हो रहा है, माँ अभी काम कर रही है, माँ खीर बना रही है, तो इसलिए भी ये वर्तमान काल में जाएगा, और ये क्रिया अभी तक जारी है, पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए अपूर्ण में जाएगा। साथ साथ पहचान भी देख लीजिए, रही है, तो इसलिए भी ये अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया जाएगी। उसके बाद यदि अपन बात करें एक और उदाहरण की, जो अपन शुरू से लेकर चले थे उसकी, राम अखबार पढ़ रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है, यानी अभी वह अखबार पढ़ने का कार्य कर रहा है, उसका कार्य जारी है। जारी है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल में, और सीधी की सीधी पहचान भी आ रही है, रहा है, तो इसलिए भी यह वाक्य किस में जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य है कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ गए? खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं मतलब खेलकर उनका गेम खत्म नहीं हुआ, खेल खत्म नहीं हुआ, क्रिया जारी है, जारी है यानी अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, और फिर पहचान देख लीजिए, रहे हैं, तो इसलिए भी ये पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं तीसरे भेद की तरफ, वर्तमान काल के तीसरे भेद की तरफ, और देखते हैं कि तीसरे भेद में कौन सी नई चीजें आने वाली है। अब यहाँ पर दो चीज आएगी, दो काल आएंगे जिनमें शायद आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। वर्तमान काल के दो भेद आएंगे, थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है यदि आपने अच्छे से नहीं समझा तो। वैसे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, अपन यहाँ पर अच्छे से समझकर पढ़ने वाले हैं। कौन से कालों में समस्या आ सकती है? तीसरे और चौथे भेद में। तो तीसरे और चौथे भेद में यदि अपन बात करें तीसरे भेद की, तो तीसरा भेद कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। और चौथा भेद कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। तो एक तो भेद हो गया संदिग्ध वर्तमान काल, और दूसरा भेद हो गया संभाव्य वर्तमान काल। देखिए, संदिग्ध में अपन अभी पढ़कर आए हैं भूतकाल में, जहां पर संशय बना हुआ हो, संशय बना हुआ हो यानी क्रिया घटित हुई होगी या नहीं होगी ये पता ही नहीं है, तो संशय की स्थिति है, तो वहां पर तो संदिग्ध माना जाएगा। संभाव्य, जहां पर संभावना व्यक्त की जाए वहां पर संभाव्य वर्तमान काल माना जाएगा। तो संभावना भी एक प्रकार की कल्पना होती है, और संशय भी एक प्रकार की कल्पना से संबंधित होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक समस्या आ सकती है, परंतु अपन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर यदि अपन बात करें संदिग्ध वर्तमान काल की, तो आप याद रखिए संदिग्ध भूतकाल पढ़ा था अपनों ने। तो संदिग्ध भूतकाल में अपनों ने देखा था कि भी सामान्य भूतकाल के साथ होगा होगी जुड़ेंगे, ये चीज अपनों ने देखी थी। यानी इसमें साथ में कौन आता है? सामान्य काल आता है।
चूंकि संदिग्ध भूतकाल में अपनों ने सामान्य भूतकाल को लिया, तो जाहिर सी बात है संदिग्ध वर्तमान में अपन सामान्य वर्तमान काल को ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई संदिग्ध वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल के संबंधित होता है या उससे ही संबंधित होता है, संबंध रखता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल से संबंध रखने वाला काल ही क्या होता है, संदिग्ध होता है। मैं यूं भी कह सकती हूं कि सामान्य वर्तमान काल का विस्तार ही संदिग्ध वर्तमान काल हो सकता है। जबकि संभाव्य की यदि अपन बात करें तो संभाव्य वर्तमान काल जो होता है वो अपूर्ण वर्तमान काल से संबंधित होता है, अपूर्ण वर्तमान काल से संबंधित होता है। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ता है, ती है और ते है। यही है सामान्य वर्तमान काल की। अपूर्ण वर्तमान काल की क्या पहचान है, रहा है, रही है और रहे हैं। ये पहचान किसकी है, अपूर्ण वर्तमान काल की, है ना। तो संभाव्य अपूर्ण से संबंधित है, जबकि संदिग्ध किससे संबंधित है, सामान्य से संबंधित है। देखिए अब यहां पर क्या पहचान बन जाएगी, जो संदिग्ध है उसकी भी पहचान और संभाव्य है उसकी भी एक पहचान सेम होगी। कौन सी, इसमें भी होगा, होगी, होंगे आएगा और इसमें भी होगा, होगी, होंगे आएगा। शायद ही कहीं भी किसी भी क्लास में किसी भी पुस्तक में इस प्रकार की चीजें इस प्रकार से तुलनात्मक तरीके से आपको बताया गया होगा। और अक्सर बच्चे इसी जगह पर गलती करते हैं, यही चीज अक्सर समझ में नहीं आती और शायद इससे ज्यादा तो विश्लेषण किया ही नहीं जाता होगा। अक्सर अपन अंतिम पहचान देख लेते हैं। अब अंतिम पहचान में अपन होगा होगी देखा तो कर देते हैं कि भाई होगा होगी होगे संभाव्य में कर दो या संदिग्ध में कर दो, परंतु संभाव्य व संदिग्ध में जाने की कोई विशेष नियम तो होंगे। अपन संभाव्य में किस आधार पर जाएं, संदिग्ध में किस आधार पर जाएं, कारण क्या होगा, किस जगह पर किस स्थिति के अनुसार जाना होगा। तो आपको स्थिति ये ध्यान रखनी है कि यदि रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी, होंगे आ जाए तो संभाव्य वर्तमान काल होगा, और यदि ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे आ जाए तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल एक महीन रेखा सा अंतर परंतु एक बड़ा भेद बन जाता है, यानी दो मुख्य भेदों के रूप में आ जाता है। वाक्य कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास एक उदाहरण है, अपन वही लेते हैं जो पीछे से लेकर आ रहे हैं। राम अखबार पढ़ता होगा, ये लीजिए ता और होगा दोनों का मेल, और दोनों का मेल जहां पर हो गया यानी सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान का मेल हुआ, वहां पर कौन सा काल माना जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल माना जाएगा। इसी वाक्य को अपन यहां पर लेते हैं, राम अखबार पढ़ रहा होगा, कौन सा, संभाव्य वर्तमान काल, यानी राम अखबार पढ़ रहा होगा। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, पहचान देख ली, ज्यादा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। संदिग्धता संशय की स्थिति है, शायद राम अखबार पढ़ता होगा, इसमें शायद शब्द अपन जोड़ सकते हैं, तो शायद राम अखबार पढ़ता होगा।
अब तो राम अखबार पढ़ रहा होगा, ये संभावना होगी। संशय पढ़ता होगा, हो सकता है पढ़ता हो, परंतु अब इस समय राम अखबार पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, यानी यहां पर पढ़ रहा होगा एक संभावना है और पहले वाले में संशय है। यदि आप 2-3 वाक्य एक साथ बोलकर और समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ट्रिक आ चुकी है। पहचान याद रखिए, रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी, होगे, है और है को हटाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये जो है तीनों है, इन तीनों को हटाना है। इनकी जगह क्या आ जाएगा? होगा, होगी, होंगे आ जाएगा। इधर भी होगा, होगी, होंगे आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये इस क्लास का सबसे मजबूत पॉइंट था और आपका सबसे कमजोर पॉइंट, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों में अक्सर समस्याएं आती हैं। अब आप रीट की एग्जाम ले लीजिए। रीट की एग्जाम में पैराग्राफ से संबंधित, गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा है कि एग्जाम में स्पेशल टॉपिक चलता है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब चलते हैं आगे। चाहे बोर्ड ले लीजिए, चाहे आरपीएससी ले लीजिए, सबका काम रहता है कंफ्यूज करने का। और उदाहरण देख लेते हैं अपन, कैसे, किस किस प्रकार से। चलिए, नीता नाचती होगी। नीता नाच रही होगी। ये लीजिए। तो यहां पर अगला वाक्य यदि अपन देखें तो मीतू गाती होगी या फिर मीतू गा रही होगी। ये लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे 5वें यानी वर्तमान काल के अंतिम वेद की तरफ। तो अंतिम वेद को भी अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन शुरू करेंगे भविष्यत काल को। तो अंतिम वेद 5वां कौन सा था? अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल, यदि किसी वर्तमान काल की क्रिया के साथ आदेशात्मक कोई शब्द जोड़ दिया जाता है, आज्ञा करने वाला कोई शब्द जोड़ दिया जाता है या आज्ञा का भाव प्रकट कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? अज्ञात वर्तमान काल माना जाएगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ, यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आदेशात्मक या आज्ञार्थक शब्द जोड़ दिया जाता है, तो वहां अज्ञात वर्तमान काल माना जाता है। ये लीजिए, ये इसकी परिभाषा होगी। और उसके बाद यदि अपन बात करें आगे उदाहरण की, तो देखिए, मान लीजिए कि आपने यूं कह दिया कि जैसे कोई भी आदेशात्मक शब्द, दरवाजा बंद कर दो, आंधियां चल रही है आजकल राजस्थान में, आपने किसी को आज्ञा दी दरवाजा बंद कर दो, आपने किसी को आज्ञा दी पुस्तक यहां लेकर आओ, तो
इस प्रकार के वाक्यों में क्या नजर आ रहा है? आदेश। तो ये तो आज्ञा वाले वाक्य स्पष्ट नजर आएंगे। तो और आज्ञा भी कहाँ? वर्तमान काल में। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो, यानी अभी के लिए कहा गया है। तो इसलिए जारी समय में होने के कारण ये आज्ञार्थ वर्तमान काल में माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले काल की। तो अगले काल में अपन कौन सा क्या चीज मान सकते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो देखिए अंतिम भेद पर आते हैं अपन अब। और अंतिम भेद कौन सा है? भविष्यत काल। तो देखिए भविष्यत काल यानी तीसरे भेद की अपन बात करते हैं। भविष्यत काल। भविष्यत काल के संबंध में अपन क्या कहेंगे? जारी समय के पश्चात होने वाली क्रिया। जारी समय के पश्चात घटित होने वाली क्रिया का समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भविष्यत काल कहलाता है। तो जारी समय के बाद वाली क्रिया किसमें जाएगी? भविष्यत काल में जाएगी। अपन बात करते हैं इसके भेदों की। कितने भेद होते हैं? चिंता मत कीजिए, इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। हो गए ना कम? सबसे पहले 6 थे, फिर 5 थे, अब 3 है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो भेद इसमें है सामान्य, और सामान्य भेद अपनों ने तीनों में ही पढ़े हैं। सामान्य भविष्यत काल। दूसरे की यदि अपन बात करें तो संभाव्य भविष्यत काल। और सामान्य व संभाव्य के बाद यदि अपन तीसरे की बात करें तो तीसरा काल होता है अज्ञात भविष्यत काल। तो देखिए ये 3 इसके मुख्य भेद होते हैं। यहां पर ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, 3 इस काल के महत्वपूर्ण भेद होते हैं, जबकि एक अन्य भेद भी माना जाता है। और अन्य भेद कौन सा माना जाता है? हेतु मत भविष्यत काल, इसका एक अन्य भेद भी माना जाता है। अन्य भेद, ये 3 भेद मुख्य है। इसके बाद चौथा भेद भी अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका भी देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले भेद, या फिर अपन एक एक भेद की बात यहां पर करने वाले हैं। सामान्य भविष्यत काल। देखिए भविष्यत काल और भविष्यत काल के 3 भेद। सामान्य, संभाव्य, अज्ञात। यहां पर अपनों ने पूर्ण और अपूर्ण दोनों को ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? पूर्ण तो होगी तो वो पहले पूरी हो जाएगी, तो वो तो भूतकाल में चली जाएगी। अपूर्ण जो जारी है तो वो वर्तमान में जाएगी। तो कैसे अपन इसको भविष्यत में ले सकते हैं? तो भविष्यत काल की बात यदि अपन करें तो भविष्यत काल में पहला भेद कौन सा है? सामान्य भविष्यत काल। वही बात, सामान्य भविष्यत अपन भूत में भी पढ़ के आए हैं, वर्तमान में भी पढ़ के आए हैं। तो जिस प्रकार से क्रिया आने वाले समय में सामान्य रूप से घटित होगी, अपनों ने ये देखा था कि सामान्य रूप से भूतकाल में होगी तो सामान्य भूतकाल, सामान्य रूप से वर्तमान में तो सामान्य वर्तमान, और सामान्य रूप से यदि कोई क्रिया घटित होगी भविष्य में तो वह सामान्य भविष्यत काल माना जाएगा। पहचान की यदि अपन बात करें तो इसकी पहचान होती है एगा, एगी, एंगे। ये इसकी पहचान मानी जाती है।
एगी, एगा, एगी, एंगे, एंगे भी आ सकता है, एगे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसकी सामान्य पहचान होती है। उदाहरण यदि इसके संदर्भ में अपन देखें तो देखिए, उसी को यदि अपन देखें जो अपन शुरू से लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर यदि आप इस वाक्य को ऐसे बना दें कि राम अखबार पढ़ेगा, तो एक आ गया, ए इसमें आ गया गा, तो एक आ गया, तो इसलिए ये सीधा का सीधा सामान्य भविष्य काल में जाएगा। उसी प्रकार से मोहन जयपुर जाएगा, तो वहां पर भी कौन सा काल माना जाएगा? सामान्य भविष्य काल माना जाएगा। उसी प्रकार से नीता स्कूल जाएगी। अब यहां पर एक चीज आप देखना, पढ़ेगा, जाएगा, जाएगी, अभी नहीं, आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम का मतलब भविष्य काल। तो तीनों की तीनों जगह, तीनों की तीनों वाक्यों में आने वाले समय की बात हो रही है, तो इसलिए भविष्य काल में जाएगा। और सामान्य क्रिया की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें सामान्य भविष्य काल और साथ साथ हमारी ये तीनों शर्तें भी पूरी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अपन सामान्य भविष्य काल मानेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे दूसरे काल की यदि अपन बात करें, तो दूसरा काल कौन सा था? अपनों ने अभी देखा, संभाव्य भविष्यत काल। दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तो ये भी अपन देख कर आए। तो इसकी भी क्या पहचान, क्या परिभाषा हो जाएगी कि भाई आने वाले समय में कोई क्रिया के घटित होने के संबंध में संभावना प्रकट की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, शायद ऐसा काम हो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो यदि इस प्रकार के शब्द आप बोलते हुए प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर अक्सर संभाव्य भविष्य काल माना जाएगा कि शायद ऐसा हो या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होगा, तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? संभाव्य भविष्य काल माना जाएगा। तो इसमें यदि अपन देखें तो देखिए, सबसे पहली तो इसकी शर्त ये कही जा सकती है कि इसमें संभावना सूचक शब्द प्रयोग होंगे, संभावना सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शायद शब्द लिख दिया जाए, लगता है लिख दिया जाए, मेरे हिसाब से लिख दिया जाए। अक्सर इसमें शायद आता है, शायद शब्द आता है, शायद में मेरे हिसाब से, लगता है, इस प्रकार के कोई भी शब्द आ जाए तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वाक्य है, शायद राम दिल्ली जाएगा। अरे अपन अपना पहले वाला वाक्य देखते हैं, शायद राम अखबार पढ़ेगा। अब आप ये याद रखना, अंतिम क्रिया इस प्रकार की आए कि भविष्य का सूचक हो। जाएगा यानी बाद में जाएगा, पढ़ेगा यानी बाद में पढ़ेगा, तो भविष्य की सूचक अंत में प्रयोग की जानी चाहिए, क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। और पहले अपनों ने शायद किया तो संभाव्य हो गया। उसी प्रकार से लगता है बरसात होगी, अपन संभावना प्रकट करते हैं ना। मौसम विभाग भी संभावना प्रकट करता है कि कल तक शायद बरसात होगी, तो इस प्रकार के वाक्य किसमें जाएंगे? संभाव्य भविष्य काल में जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम एक भेद अपन यहाँ पर और देख लेते हैं। तो और जो भेद है या जो अंतिम भेद है इसका, वो कौन सा है? अपनों ने तीन ही भेद देखे थे भविष्य काल के, और अंतिम भेद कौन सा था? आज्ञार्थक या आज्ञार्थ भविष्यत
काल। जाहिर सी बात है, आज्ञार्थ अपन अर्थ भी समझ चुके हैं वर्तमान में। आज्ञा जहां पर दी जाए वहां पर आज्ञार्थक भविष्य काल माना जाएगा, और आज्ञा भी दी किसके लिए जाए, भविष्य के लिए दी जाए। इसकी पहचान सामान्यतः ये होती है जहां पर ईएगा आ जाए वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञार्थ की ही सूचक मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई काम के लिए आया है, किसी भी काम के लिए आपने कहा कि कल आइएगा, ईएगा आ गया ना अंत में, आइएगा। तो अपन इस वाक्य को देख भी लेते हैं। आपने किसी को भी कहा कि आप कल आइएगा, तो ई ए गा तीनों आ गए। तो ये पहचान किसकी, आज्ञार्थ की। और कल आइएगा यानी भविष्य में आइएगा, तो इसलिए भविष्यत काल माना जाएगा। उसी प्रकार से आपने किसी को कहा कि कल जयपुर जाना है, वहां पे कोई काम करके आना है, तो आपने उनको यूं कहा कि मोहन आप कल अवश्य जाइएगा, यानी कल आप जयपुर अवश्य जाइएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी ईएगा आ गया। इन फ्यूचर बात कही जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है, और वो भी किसके साथ की जा रही है, आज्ञा के साथ की जा रही है। तो इसलिए आज्ञार्थक भविष्य काल माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी के साथ हमारे भविष्यत काल के भी जो मुख्य भेद है वो सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक मैंने कहा था कि ये कोई भेद नहीं होता भविष्यत काल का, परंतु फिर भी अपन भविष्यत काल में यदि शर्त के साथ बात करते हैं तो ये भेद मान लिया जाता है, मुख्य भेद नहीं होता। अन्य भेदों में अपन इसको मानते हैं। और अन्य भेद कौन सा है ये, हेतु मत भविष्यत काल, ये अपन पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं बता भी चुकी हूं। हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, और कारण को अपन किस में लेकर जाते हैं, शर्त में। तो शर्त के साथ यदि कोई बात कही जाए और वो भी किस में, आने वाले समय में, भविष्य में कही जाए, तो उसके लिए हेतु मत भविष्यत काल माना जाता है। एक वाक्य लिखती हूं, आप समझ जाएंगे। वही जो मैं पहले बता चुकी हूं पास्ट में, भूतकाल में। यदि बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। अपनों ने वाक्य पहले कौन सा देखा था, यदि बरसात होती तो फसल अच्छी होती, यानी भूतकाल की बात थी। अब किसकी हो रही है, भविष्य की हो रही है। यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो इस प्रकार के वाक्य किस में जाते हैं, हेतु मत भूत में जाते हैं। तो इसी के साथ अपना यहाँ पर काल टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये टॉपिक पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही सुंदर टॉपिक था, शॉर्ट एंड स्वीट, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज याद रखना, इसके आधार पर क्रिया के भी भेद किए जाते हैं। बस वर्तमान काल वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकाल भूतकालिक क्रिया, भविष्यत काल भविष्यतकालिक क्रिया। तो क्रिया वाली क्लास भी देख लीजिएगा, दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी के साथ क्लास को ये विराम देते हैं। तब तक के लिए या अगले दिन के लिए अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।